नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सी कृष्णा गोपाल एक बार फिर आपका मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक बार फिर हम जीएसटी के जीटीए के उस रिमेनिंग पार्ट के डिस्कशन के लिए आपके साथ उपस्थित हुए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी जीटीए से रिलेटेड इशू है, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। दोस्तों, हमने पिछले 2 क्लासों में जीटीए के मेन प्रोविज़न के बारे में डिस्कशन किया था। हमने सबसे पहली क्लास में डिस्कस किया था कि जीटीए में जो चेंज आए 18 जुलाई 2022 के कारण, वो किस कारण आया है और उसके बाद हमने 18 जुलाई 2022 के बाद जितने भी अमेंडमेंट के प्रोविज़न डाले गए हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो दोस्तों, उन सब के बारे में बताने के बाद मुझे ये लगा कि जीटीए थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, तो क्यों नहीं इसको थोड़ा-सा नोट्स बना के स्टूडेंट को वो बताया जाए, ताकि उनके एग्ज़ाम में अच्छे ढंग से वो एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आता है, वो उनको अच्छे ढंग से कर पाएँ। तो मेरा उद्देश्य यही था कि इन नोट्स के द्वारा आपको अच्छे से चीज़ें रिवाइज़ हो जाएँ और आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी जीटीए पे इतनी अच्छी क्लियर हो जाए और आप बहुत ही कॉन्फिडेंस में आके जीटीए का किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आने से, किसी भी प्रकार की गलती होने की कोई संभावना नहीं हो। तो दोस्तों, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जीटीए का अगर आप ये वाला वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे और आप अच्छे से इस चीज़ को रिवाइज़ करेंगे, तो मैं वादा करता हूँ कि आपका जीटीए से रिलेटेड एग्ज़ाम में कोई भी प्रकार का मिस्टेक होने की संभावना है ही नहीं। तो दोस्तों, हम आज जीटीए का आप कह सकते हैं वैसे ये कंक्लूज़न पार्ट है, लेकिन ओवरऑल हमने इसमें पूरा प्रोविज़न है, वो आपके सामने डिस्कस किया है और उसके इंटरलिंक को डिस्कस किया है, ताकि आपके किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों, हम इसमें 4 पार्ट बनाए हैं मैंने, तो हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपका एग्ज़ाम के दिनों में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम उन पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि आपका जीटीए का कंक्लूज़न आपको और आपके रिवीज़न के लिए भी सहायक होगा और आपके एग्ज़ाम के कांसेप्ट क्लैरिटी के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके प्रैक्टिकल लाइफ़ में भी किसी भी प्रकार का इश्यू है, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, वो जैसे पहला पार्ट है। तो दोस्तों, इसमें जैसे हमने बताया था कि जीटीए के अंतर्गत 2 टेक्स्ट के स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों, पहले स्ट्रक्चर में जीटीए क्या करता है, किसी भी प्रकार का डिक्लेरेशन नहीं देता है, मतलब वो एफसीएम को चूज़ नहीं करता है। तो उस केस में जीटीए का जो रेट है, यानी कि जो जीएसटी का जो रेट है 5% विदाउट आईटीसी है। दूसरे केस में जीटीए क्या करता है, ऑप्शन लेता है कि वो एफसीएम के अंतर्गत अपना जीएसटी पे करेगा। तो उसके अंतर्गत वो एफसीएम में जो डिक्लेरेशन देता है, वो जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए देना चाहता है, उस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने के 15 मार्च से पहले-पहले उसको ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है और उस एफसीएम में जो टैक्स की रेट है वो 5% विदाउट आईटीसी है, 12% विद आईटीसी है। तो दोस्तों, इसमें आपको याद रखना है, अगर वो डिक्लेरेशन देता है तो इन दोनों रेट में से ईच कंसाइनमेंट के हिसाब से वो कोई भी रेट है वो एफसीएम के अंतर्गत ले सकता है। तो दोस्तों, अब हम थोड़ा-सा क्रक्स इसके बारे में पढ़ते हैं कि जीटीए जो फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहता है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है? तो उसके लिए दोस्तों पहली कंडीशन ये है कि वो जीटीए रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा ये है कि वो जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए जाना चाहता है, उसमें वो डिक्लेरेशन देगा पहले और उस केस में जो टैक्स की रेट है वो 5% 12% होगी। अब दोस्तों, दूसरा हम केस पढ़ रहे हैं, जो कि जीटीए किसी भी प्रकार का डिक्लेरेशन नहीं देता है, तो उस केस में जो जीएसटी की रेट है वो 5% होगी, विदाउट आईटीसी होगी और कुछ स्पेसिफाइड पर्सन होंगे, उसमें आरसीएम के अंतर्गत लायबिलिटी आएगी, मतलब वो स्पेसिफाइड पर्सन ही अपनी ओर से जो जीटीए के द्वारा सर्विस दी गई है, तो जितना वो फ्रेट बनता है, उस पे जो जीएसटी बनेगा, वो अपनी तरफ से जमा कराएँगे। और दूसरा, अगर वो कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है, तो इस केस में आरसीएम का प्रोविज़न नहीं आएगा, क्योंकि वो स्पेसिफाइड पर्सन है नहीं और इस केस में जीटीए खुद है वो एफसीएम के अंतर्गत है, वो अपना जीएसटी पे अपने जीटीए पे जीएसटी पेमेंट करेगा। अब दोस्तों, हम दूसरे पार्ट में ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो जीटीए किसी भी प्रकार का डिक्लेरेशन नहीं देता है, तो उस केस में वो स्पेसिफाइड पर्सन हमने जो पढ़ा है, जो कि आरसीएम के अंतर्गत अपना
जीएसटी देंगे वो कौन-कौन से स्पेसिफाइड पर्सन हैं। तो दोस्तों स्पेसिफाइड पर्सन पढ़ने के लिए हम इसमें आते हैं कि वो कौन-कौन से स्पेसिफाइड पर्सन हैं। तो दोस्तों स्पेसिफाइड पर्सन में देखिए दोस्तों ये है, अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर जीएसटी के अंतर्गत है, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सक्लूड है जो प्योर टैक्स डिडक्टर है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, इनको बाहर किया गया है। इनको बाहर करने का कारण ये है कि इनका काम केवल टीडीएस कलेक्ट करना है। ये आगे किसी भी प्रकार की कोई फर्दर टैक्सेबल सप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन टीडीएस काटने के लिए इनको जीएसटी के नंबर देने पड़ते हैं। तो इनको एक्सक्लूड किया है इसके कारण इन पर्सन पे जो जीटीए सर्विस देगा, तो जीटीए को खुद एफसीएम के अंतर्गत ही है वो गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। और दूसरे केस में दोस्तों स्पेसिफाइड पर्सन में दूसरे पर्सन आते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन। वो अनरजिस्टर्ड पर्सन जो कि इस कैटेगरी में जो कि नीचे दी गई है, जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, चाहे वो स्टेब्लिश हो किसी भी लॉ में या नहीं हो, जैसे कोई कंपनी अनरजिस्टर्ड है मान लीजिए, जो कि जीएसटी की लायबिलिटी में नहीं आती है, इसलिए वो अनरजिस्टर्ड है। तो इस केस में भी वो स्पेसिफाइड कैटेगरी में आ जाती है। कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, चाहे वो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में ये ऑप्शन है कि वो रजिस्टर्ड हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत है, कोई एनी सोसाइटी है, कोई एनी फैक्ट्री है, जो कि एनी फैक्ट्री मतलब जो कि 1948 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, मतलब इस एक्ट के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड हो, वो ही फैक्ट्री की डेफिनेशन में आती है। तो दोस्तों एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वो आपके सीधा आ सकता है कि ये कारखाना है, तो आप गलती से ये मत समझ लेना कि ये फैक्ट्री है और स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आ गया तो हम जीएसटी है वो इसको आरसीएम में देना पड़ेगा। जी नहीं, आप पूरा उस क्वेश्चन को पढ़िए। अगर वो फैक्ट्री है और उसमें आगे ये भी बताया जाएगा कि वो रजिस्टर्ड है अंडर बाई लॉ या गवर्न बाई 1940 एक्ट के हिसाब से। तो दोस्तों ये हमने स्पेसिफाइड कैटेगरी के पर्सन को पढ़ा है जो कि आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी देंगे। और ये स्पेसिफाइड पर्सन का जो पॉइंट है वो तभी आता है जब जीटी है वो किसी भी प्रकार का डिक्लेरेशन नहीं देता और वो 5% वाली कैटेगरी में आता है। अब दोस्तों इन पर्सन के अलावा कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन हो गया, तो इस केस में इस जीटीए को जो कि डिक्लेरेशन नहीं दे रखा है उसको एफसीएम के अंतर्गत है, वो गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ, जीटीए के पास जाता हूँ, तो वो जीटीए अगर मान लीजिए मेरा कोई हाउस होल्ड के गुड्स का सप्लाई कर रहा है, तो इस केस में वो जीटीए खुद एफसीएम के अंतर्गत गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करेगा। तो दोस्तों ये हमने प्रोविजन टैक्सेबिलिटी पढ़ी है। आप यहाँ ये कंफ्यूज मत हो जाइए, क्योंकि इनके कुछ पॉइंट है वो एंट्री एग्जेम्पशन की एंट्री में भी दी गई है। तो वो एग्जेम्पशन में एंट्रियों में आने के कारण वो क्या है, जीएसटी के स्कोप से ही बाहर है, मतलब उन पे जीएसटी आता ही नहीं है। तो वो हम अगले जो भी पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं हो और आपकी किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो। उस मिसअंडरस्टैंडिंग को आपके रहना भी नहीं चाहता कि आपकी किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग इन जीटीए के प्रोविजन में रहे। तो दोस्तों मैं अगले पार्ट में आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों तो पिछले तक हमारा जो 2 पार्ट तक हमारा जो डिस्कशन था, वो मेनली यही था कि इसमें 2 टैक्स के स्ट्रक्चर है जीटीए के अंतर्गत। पहला 5% अगर वो किसी भी प्रकार का डिक्लेरेशन नहीं देता है, और दूसरा था अगर वो डिक्लेरेशन देता है तो विदाउट आईटीसी वो 5%, विद आईटीसी वो 12% एफसीएम के अंतर्गत है वो अपना जीएसटी पे करेगा। तो दोस्तों हमने अब जो मेन प्रोविज़न है वो यहाँ पे आते हैं। दोस्तों अगर जीटी डिक्लेरेशन नहीं देता है, तो दोस्तों क्योंकि जीटी डिक्लेरेशन नहीं देता है उसी के कारण वो कैटेगरी आती है, स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है। स्पेसिफाइड पर्सन है तो उसको आरसीएम में देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जीटीए एफसीएम लेता है तो वहाँ पे किसी भी प्रकार की कैटेगरी को हमें करना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जीटीए खुद ही एफसीएम के अंतर्गत है वो अपना जीएसटी पे करेगा। तो दोस्तों इसमें मान लीजिए ये डिक्लेरेशन
नहीं देता है तो उस केस में 5% वाला केस आता है। तो अब हम उन स्पेसिफाइड पर्सन के हिसाब से हम देखेंगे कि उन पे कैसे टैक्स की लायबिलिटी आती है और कैसे एग्जेम्पशन की एंट्रियां वहां पे इंट्रोड्यूस होती है, उसके कारण वो सप्लाई भी सर्विस की एग्जेम्प्टेड हो जाती है। तो दोस्तों इस केस में मान लीजिए हमने लिख रखा है कि मान लीजिए जीटीए किसी भी प्रकार का डिक्लेरेशन नहीं देता है, तो सप्लायर कौन है? जीटीए है। रिसिपिएंट कौन है? मान लीजिए अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर उस रजिस्टर्ड में कोई प्योर टैक्स डिडक्टर है, जैसे कि वो थ्री स्पेसिफाइड पर्सन है ना, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट, तो उस केस में जो इस जीटीए को है वो एफसीएम में देना पड़ेगा। लेकिन एक एंट्री है दोस्तों 21 बी एग्जाम्शन में बताई गई है कि कोई भी जीटीए, उसमें बताया गया है कि कोई भी जीटीए अगर इन तीन स्पेसिफाइड पर्सन को कोई भी सर्विस देगा तो वो एग्जम्प्ट होगी। तो इसके कारण ये जीटीए है वो किसी भी प्रकार का इनसे एफसीएम के अंतर्गत टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, और ये जीटीए मतलब जीएसटी की स्कोप से ही बाहर हो गया ना। ये तो जीटीए की स्कोप से ही बाहर हो गया क्योंकि एग्जेम्प्ट की एंट्री से इसे बाहर कर दिया गया है। अब दोस्तों दूसरा है अदर रजिस्टर्ड पर्सन। मान लीजिए कोई अदर रजिस्टर्ड पर्सन है, इस रजिस्टर्ड पर्सन के अलावा, दोस्तों यहाँ पे हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं रजिस्टर्ड, उसमें हमने पहले देखा कोई प्योर टैक्स डिडक्टर अगर रजिस्टर्ड है तो उस केस में क्या होगा। अब हम दोस्तों ये देख रहे हैं अगर रजिस्टर्ड है और उस केस में अगर कोई अदर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उस केस में आरसीएम दोस्तों आएगा, जैसा कि हमने प्रोविजन में पढ़ा था। अब तीसरा दोस्तों आता है कोई भी रिसिपिएंट जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, लेकिन उस अनरजिस्टर्ड में अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, कोई सोसाइटी है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई फैक्ट्रीज है, तो वो आरसीएम के अंतर्गत उनको जीएसटी देना पड़ेगा। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो उस पे भी आरसीएम के अंतर्गत देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक एंट्री है 21 ए एग्जम्पशन में, उसमें बताया गया है कि कोई भी जीटीए अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और किसी भी प्रकार के अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो कि इस कैटेगरी में नहीं है उनको अगर सर्विस देता है तो वो एग्जेम्प्ट है। तो दोस्तों कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्योंकि प्रोविजन के कारण स्पेसिफाइड पर्सन में आता था, वो आरसीएम के कैटेगरी आरसीएम लगना था, लेकिन वो एंट्री के कारण 21 एंट्री के कारण एग्जेम्प्ट है। अब दोस्तों इस केस में अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो कि इन दोनों में शामिल नहीं है, तो उस केस में उस जीटीए पे लाइबिलिटी आ गई एफसीएम के अंतर्गत, लेकिन ये 21 एंट्री से बाहर है, इसके कारण ये जीएसटी के स्कोप में आती नहीं है। अब दोस्तों हमने बी इसलिए पढ़ा है, बी में ये बताया गया है, बी का जो हमने पॉइंट बनाया है कि अगर जीटीए मान लीजिए डिक्लेरेशन दिया कि मैं एफसी में जाऊंगा, तो दोस्तों हमें ये इस लफड़े में जाना ही नहीं है कि वो स्पेसिफाइड है नहीं है। दोस्तों याद रखना है ये केवल उसी केस में आएगा अगर वो डिक्लेरेशन नहीं देता है। अगर वो डिक्लेरेशन दे दिया तो उस केस में तो सीधा एफसीएम ही लेना है दोस्तों। लेकिन उसमें हमें बस याद ये रखना है कि ये जो हमने एंट्रियां पढ़ी है ना यहाँ, जैसे प्योर टैक्स डिडक्टर में 21 बी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में 21 ए, अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन में भी एंट्री नंबर 21 ए से बाहर किया है, तो ये तो प्रोविजन लगेंगे दोस्तों। क्योंकि एंट्री में बताया है ना, वो जीटीए बताया गया है कि कोई भी जीटीए वहां पे किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है कि 5% वाला जीटीए है या 12% वाला जीटीए, ये आपको याद रखना है दोस्तों। वहाँ पे सीधा यही बताया है कि ये जीटीए, और अगर जीटीए किसी भी प्रकार की सर्विस अगर इस कैटेगरी एंट्री की कैटेगरी में आती है तो वो जीटीए उसमें किसी भी प्रकार का जीएसटी है वो न तो आरसीएम में कलेक्ट करेगा न एफसीएम में कलेक्ट करेगा। तो दोस्तों मेरा मेन फोकस इसी बात की ओर है कि अगर जीटीए डिक्लेरेशन नहीं देता है तो उसी के कारण ये कॉम्प्लेक्स प्रोविजन आपके सामने आते हैं दोस्तों। इन कॉम्प्लेक्स प्रोविजन को आप ठीक से है ना रिवाइज कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जीटीए सबसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। आप एक दो बार रिवाइज करेंगे आपके अच्छे से दिमाग में है वो स्टोरेज हो जाएगा, और आपके एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन करने के लिए बैठेंगे ना तो किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा और आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप हर उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब दोस्तों हम चौथे पार्ट में आते हैं जो कि एंट्री के बारे में ही है। दोस्तों मैं थोड़ा सा एक बार आपको अलग साइड में ले जाता हूँ दोस्तों। जीटीए में बेसिकली एंट्री 18, एंट्री 21, एंट्री 21 ए और एंट्री 21 बी,
ये जीटीए से लिंक करते हैं। तो दोस्तों एंट्री का मेरा यहाँ बताने का उद्देश्य यही है कि आपको जीटीए का ओवरऑल स्ट्रक्चर का भी पता चले और इसके इंटरलिंक का भी आपको अच्छे ढंग से पता लग सके। अब दोस्तों एंट्री 21 के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर कोई भी जीटीए इन आइटम का सप्लाई करके किसी भी पर्सन को सर्विस देता है तो उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का जीएसटी नहीं लगेगा। अब वो कौन सा आइटम है, अगर कोई रिलीफ मटेरियल है, कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाला मटेरियल है, कोई डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट है, कोई न्यूज़पेपर है, कोई मिल्क है, साल्ट है, या फूड ग्रेन है, फ्लोर है, प्लस है, राइस है, तो अगर जीटीए इन आइटम का ट्रांसपोर्ट करके किसी भी पर्सन को सर्विस देता है तो उसमें वो किसी भी प्रकार का जीएसटी उस पर्सन से कलेक्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य बस यही था कि आपको जीटी के बारे में संपूर्ण ज्ञान आपको मिले ताकि आप अच्छे ढंग से इंटरलिंक कर पाए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है और दोस्तों मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया कि आपको नोट्स बना के भी समझा सकूं ताकि आपके किसी भी प्रकार की गलती नहीं हो। दोस्तों मैं सीधा प्रोविज़न बता के आपको और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि आपको इतनी कंसेप्ट क्लैरिटी आए ताकि आपके एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की गलती की कोई संभावना नहीं हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है और मुझे पक्का यकीन है और मैं आपसे पहले भी वादा कर चुका हूँ और एक बार वापस बोल रहा हूँ, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आप अगर इसको ठीक ढंग से रिवाइज़ करके जाएँगे और ठीक ढंग से आप कंसेप्ट क्लियरिटी लेके जाएँगे, तो आपके एग्ज़ाम और आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर कोई जीटीए से रिलेटेड कोई इश्यू आता है, तो आप अच्छे ढंग से कर पाएँगे और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको सॉल्व कर पाएँगे। थैंक यू सो मच।